संबलपुर नामक गांव में माधव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ में रहा करता था। वो चाट और गुपचुप का ठेला लगाया करता और उसी से उसके घर का गुजारा चला करता। उसकी तीनों बेटियों के नाम थे सीमा, निधि और सविता। सविता सबसे छोटी थी और माँ बाप की सबसे लाडली थी। वैसे तो सविता बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान थी और घर के कामों में अपनी माँ की मदद भी किया करती थी, परंतु सविता सांवली थी। सविता की दोनों बड़ी बहनें उसे हमेशा ही सांवली होने का ताना दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सविता की माँ ने अपनी बेटियों के पास आकर कहा, अरे सीमा और निधि, सविता को देखो तो जरा, वो मेरे साथ हमेशा ही घर के कामों में मदद करती है और तुम दोनों हो कि सारा दिन बैठी रहती हो, जरा कुछ काम भी कर लिया करो। माँ, सविता ठीक ही तो करती है। अरे उसे तो आपके साथ बस काम ही करना चाहिए और वो धूप में जाकर काली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो पहले से ही काली है। हाँ माँ, सीमा दीदी ठीक ही कहती है। यदि हमने इसकी तरह बटन मारने शुरू किए तो हमारे हाथ काली हो जाएंगे और यदि धूप में जाकर पानी लाना शुरू कर दिया तो हम खुद काले हो जाएंगे। आप तो बस सविता से ही काम करवाया करो, हमसे नहीं। बेकार में हमारी रंगत पर फर्क पड़ गया तो नुकसान आप ही का होगा जब हमारी शादी कराने में दिक्कत आएगी। ऐसा कहकर दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। तब माँ सविता से कहती है, बेटा, तुझे भी इन दोनों की बातों का बुरा लगता होगा ना? तू चिंता मत कर, तू सबसे सुंदर है और गुण में तो तू सबसे आगे है। और देखना, एक दिन इन दोनों को भी इस बात का एहसास हो जाएगा और तब ये अपनी गलती पर पछताएंगी बैठकर। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, मैं अपनी दोनों बहनों की बातों का बुरा नहीं मानती हूँ। और माँ, वैसे भी मुझे घर के कामों में आपकी मदद करने से बहुत खुशी मिलती है, इसीलिए मैं आपके साथ काम करवाती हूँ। और ठीक ही तो कहती है वो दोनों, वो गोरी है, अगर धूप में जाएंगी तो काली हो जाएंगी। वैसे भी तू ही कह रही थी ना कि तुझे इन दोनों की शादी करनी है, तो माँ तुम भी इन दोनों की बातों को दिल से मत लगाया करो। और चलो अब हम काम खत्म कर लेते हैं, वरना जैसे जैसे दोपहरी बढ़ेगी काम करना मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह सविता कभी भी अपनी दोनों बहनों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और हमेशा अपनी माँ के साथ कामों में लगी रहती। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु एक दिन माधव अपना ठेला बंद करके वापस घर आ रहा था। तभी रास्ते में उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। माधव की मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी के सर पर दुखों का आसमान टूट पड़ता है। नहीं नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, मेरे साथ साथ 3 बेटियों की जिम्मेदारी भी आप पर है। नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मेरी नहीं तो अपनी 3 बेटियों के बारे में तो सोचते। माँ, पिताजी जा चुके हैं और जाने वाले कभी वापस नहीं आते, लेकिन हम तीनों है ना माँ, तुझे संभालने के लिए, तू चिंता मत कर माँ। वो सभी मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है, खाते पीते घूमते फिरते, घर में कॉलेज में। रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, 1 मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन, तुम नहीं समझोगी ये सब। भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं।
और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आई तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं, यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ, हाँ कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज नौकर काम करेंगे और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विक्की के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विक्की भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विक्की कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विक्की बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगे रहते हो। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम भी मेरे साथ रील्स। मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो माँ, तुम दादी बनने वाली हो हैं? अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुंची तो बेटे बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आई। जी ये लीजिए। बहू जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यम्मी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ।
पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद है। हाँ। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है, दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना, पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड़कर फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे पर ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे लंच तो ले जाइए।